देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। जींद उपचुनाव को सभी पार्टियों ने साख का सवाल बना लिया है और जंग को जीतने की बेचैनी सब में दिखाई दे रही है। एक तरह से सभी पार्टियों के लिए जींद का उपचुनाव प्रयोगशाला बना हुआ है, जिसमें नए नए प्रयोग रोजाना हो रहे हैं। जेजेपी और एलएसपी का टेस्ट होना है। बीजेपी पहली बार जींद में कमल खिलाना चाहती है और कांग्रेस अपने दिग्गज उम्मीदवार के जरिए चुनावी रण को जीतना चाहती है। यानी जींद की जंग को जीतने की बेताबी सभी पार्टियों में है। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम। जींद में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव प्रचार के लिए दिग्गज नेता जींद में डेरा डाले हुए हैं। वहीं कई पार्टियों के बड़े नेताओं के उपचुनाव पर नजर टिकी हुई है, क्योंकि इन चुनावों पर काफी कुछ निर्भर है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की दिशा जींद के चुनाव से तय हो सकती है। सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। क्या वो रुके थे? हमने भी उनसे सीखा है। तो जवाब दिया है कल अशोक अरोड़ा का जो बयान आया पेरोल कैंसिल होने के बाद, ओम प्रकाश चौटाला का पेरोल कैंसिल होने के बाद अशोक अरोड़ा ने जिस तरीके से यह आरोप लगाया कि इस तरह की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यह बहुत गंदी लड़ाई है। दुष्यंत चौटाला और दिल्ली सरकार ने मिलकर ये पेरोल रुकवाने का काम किया है। हमारे लिए पाबंदियां और खुद फरलों पर बाहर आकर चुनाव प्रचार करते हैं। इसका जवाब एक तरीके से दे रहे थे अभी दुष्यंत चौटाला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जींद में इस वक्त प्रेस वार्ता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है दुष्यंत चौटाला की। जींद की जद्दोजहद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तक पहुंचा रहे थे और केवल दुष्यंत चौटाला ही नहीं, यानी कि केवल जेजेपी ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जींद की जंग को जीतने के लिए पूरी जद्दोजहद के साथ यहां पर जुटी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं। बड़े चेहरे आप लगातार यहां देख सकते हैं इन राजनीतिक दलों की ओर से, जो इस कोशिश में कि इस जंग को कैसे फेवर में किया जाए। जो बंद कमरे में बीजेपी और एनएलडी के बीच हुई, वो भी आपके सामने तथ्य रखने का काम करेंगे। पर मैं इतनी गिरी हुई पॉलिटिक्स नहीं करता कि इस तरह के बयान 2-2, 3-3 मिनट के गैप में इशू हो, इंटरव्यू हो, पत्र आए, बाइट्स आए, बाइट्स को प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज कुछ लोगों का राजनीतिक स्तर पूरी तौर पर गिर चुका है और वो अपने आप को, अपने संगठन को तो संभाल नहीं पा रहे, मगर दूसरों को रोकने के प्रयास में बहुत तेज आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और अगर ऐसी हालात लगी कि जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहा है, तो ये भी हैरानी आप सबको भी नहीं होगी कि वो सरेआम बीजेपी का भी समर्थन करने का काम करे। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आज तो जींद के मुद्दे हैं, जींद की उन्नति है, जींद का विकास है और उसके लिए हम सब मिलकर काम करें। आज हमें जो मुद्दे उठाने हैं वो जींद की गलियों से उठाने हैं। यहाँ क्यों कचरे के ढेर लगे हुए, क्यों आज वेस्ट कलेक्शन प्रॉपर नहीं होती, क्यों यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में टीचिंग स्टाफ नहीं, आज क्यों अधिकतम ऐसी कॉलोनीज है जहां आज की 15 मिनट की बारिश के बाद भी 6-6 इंच पानी खड़ा है। आज ये विषय है जो जींद की आम जन के लिए है, जिस उपचुनाव के लिए, और हम सब पूरी तौर पर समर्पित हैं जींद की उन्नति के लिए, जींद के विकास के लिए और आने वाले समय में जींद को चंडीगढ़ जैसा शहर बनाने के लिए
जननायक जनता पार्टी और तमाम संगठन जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो मिलकर मजबूती से काम करने का कार्य करेंगे। आपने कहा भाई दादाजी को बदली, आपकी दादी जी भी वही भाषा बोल रही है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि गलत फहमियों से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं, और अगर कोई कहता है कि ऐसा हुआ तो फिर चौधरी देवीलाल के तो चारों बेटे 4 अलग पार्टियों में थे, क्या वो रिश्ते भी टूट गए थे? तो अगर कोई किसी तरह की बात कहता है पहले उसके तथ्य आपको जानने चाहिए, और मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा उन वीडियोस को आपने एनालाइज किया होगा कि किस प्रकार की प्रॉम्प्टेशन रही, किस प्रकार की बातें रही। क्या आपको लगता है दबाव ला करके बोल रहे जी? अब ऐसा कहा जब पीसी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक पर्सनली कभी नहीं कहा हूँ, लेकिन आज कहता हूँ कि पूरे विवाद और फसाद की मैसेज अजय चौटाला और दोनों बच्चे। इनने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जब हमें सस्पेंड किया था, उस दिन से लेकर आज तक कब हमें छोड़ा है? इन्हें तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जब संगठन से निकाला जब भी यही बात कही थी, और ये दर्शाता है कि आज इनको एक ही मोह है, और वो किसी तरीके से सब कुछ हड़पा जाए, सब कुछ लिया जाए। और मैं ये मानता हूं हम उस सोच के नहीं, हमने तो झंडा भी, डंडा भी, निशान भी सब इनको त्याग कर देने का काम किया था। हमने तो एक नई शुरुआत करी, हम तो निर्दलीय लड़ रहे और कप प्लेट के साथ लड़ रहे, तो भी इनको डर लग रहा है। क्या इनका हाथी और चश्मा मिलकर भी हम पे भारी नहीं पड़ रहा? या आज इनको ये लगता है कि इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो? मैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार की बात सुन रहा था, वो भी इस चीज पे तंज कस रहे। उनसे पूछिए, राहुल गांधी की पूरी टीम आपकी यहाँ पर है, क्या राहुल गांधी को भी लाने का प्रचार चल रहा है? आने वाले भविष्य में मुझे लगता है मुख्यमंत्री को फिर 2 दिन का दौरा करना पड़ेगा, जब जाके उनके कैंडिडेट को कहीं वो मुकाबले में ला पाएंगे। आरोप ये भी लगा कि आप लोग गलत केजरीवाल से मिलकर पेरोल कमीशन की बात। मैं अपने जीवन काल में आज तक श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली से कभी नहीं मिले, और कोई मेरे पे आरोप लाता है, वो आरोप पहले ये भी लगाता था मैं दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा से मिला, वही व्यक्ति ये भी आरोप लगाता था कि मैं अनिल जैन से मिला। आपके सामने हूँ, मैंने तो जब कहा था तथ्य सामने लाई, आज भी कहता हूँ तथ्य सामने लाई। वो कह रहे फर्जी कंप्लेंट लॉन्च कराई गई, 19 तारीख को उन्होंने कहा कि कंप्लेंट आएंगे, जबकि रिसीविंग 21 की दिखाई। मेरे से ज्यादा स्ट्रेटेजी मेकर तो लोग उनको कहते हैं, वो तो बाय इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। उनने तो गिनवाया था, मैंने इतने चुनाव जीते, मैंने ही राजनीति चलाई हरियाणा के अंदर, तो फिर क्या प्लांट कंप्लेंट वो नहीं कर सकते? आपने खुद ऑर्डर्स पड़े हैं जो दिल्ली अथॉरिटीज के थे, मेरे से पहले तो उनकी टीम ने आपके बीच में पब्लिक करने का काम किया था, जिसपे लिखा हुआ था कैन नॉट एड्रेस पब्लिक रैलीज। तो क्या वो कैन नॉट एड्रेस भी दुष्यंत ने लिखवाया है? अगर मैं इतना लिखवा सकता तो मैं उनकी चिंता क्यों करता? मैं मेरे पिताजी को यहाँ लाकर बिठाता, मैं उनको अपने साथ कैंपेन में रखता, और मजबूती के साथ इस चुनाव को हम जीतते, और आज भी जीतेंगे। ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये लोग जरूर इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे। अभी तो बीजेपी भी शुरू करेगी, वो अलग अलग रोना शुरू करेगी, मगर हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को। दुष्यंत जी, आपकी दादी जी ने किस तरह का वक्तव्य दिया है, तो वो क्या लगता है कि अपनी मर्जी से दिया है या फिर किसी से? मैं कोई टिप्पणी उनके बारे में नहीं करूंगा। मैंने पहले भी, कल भी आप लोगों को लिखित तौर पे दे दिया था, मेरे घर के परिवार के सीनियर हैं, उन्होंने जो कहा है उसके ऊपर मेरे टिप्पणी करना बनता है। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि जो दादा दादी की नहीं, वो जींद की क्या होंगे? जींद की धरती से हमने अपने संगठन की शुरुआत करी है। रणदीप सुरजेवाला जी से पूछिए वो क्यों कैथल छोड़ के आज जींद आए। आज उनके मन में एक घबराहट तो जरूर है, चाहे वो बीजेपी का उम्मीदवार हो, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे किसी और दल का उम्मीदवार हो, कि आज टक्कर में दिग्विजय। और मैं ये मानता हूं कि वो लोग आज इस तरह की टिप्पणी करते हैं जो थोड़े दिन पहले तो कंडेला में खड़े होकर गोलियों की बात किया करते थे, उससे पहले कहते थे रेडी लूटी गई, उससे पहले कहते थे वसूली ली जाती,
आज कोई शहर का एक आदमी बताए कि 9 तारीख की रैली में कोई एक रेडी वाले का 1 रुपया बकाया हो। हमारे भाई ने एक एक फरली और रेडी वाले को कवर किया था, 1 घंटे की रिपोर्ट बनाई थी और सब कह रहे थे सारा सामान बिक गया, मगर 1 रुपए की भी किसी ने दिक्कत नहीं करी। आज शहर के किसी व्यापारी से पूछो, हमने उनसे किसी से 1 रुपए का चंदा भी लिया। हमने तो कहा था कि हमें तन और मन दो, हम इस संगठन को आगे लेकर जाएंगे। 1 रुपया 1 नोट 1 वोट के साथ चौधरी देवीलाल की नीतियों के साथ इस प्रदेश के अंदर सत्ता बनाने का काम। दूसरे दिन में हम भाजपा के दफ्तर में गए थे जी, फटके तो भाजपा के थे और जय मदद की बात खड़वा दे उन्होंने बिल्ला दिया तो उसमें कंप्लीट निकल जाता हूँ उसका। चलो मैं तो ये मानता हूँ कि आज शहर के आम जन को, आम जन के मन के अंदर अगर कुछ है तो दिग्विजय सिंह है, जननायक जनता पार्टी है और कप प्लेट है। मैं तो ये आपको विश्वास दिला देता हूँ, इस तरह कप प्लेट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा, लोग कटोरियों में चाय दोबारा पीने लग जाएंगे। दुष्यंत जी, अभय चौटाला कंडीला में जाकर 16 साल बाद ये बोलते हैं कि हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दीजिए और हमारे उम्मीदवार को जिताने का काम करिए, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, उनकी पार्टी का, उनके संगठन का मैटर है और उनके प्रदेश अध्यक्ष टिप्पणी करें, मैं क्यों टिप्पणी करूं? नहीं, आप वो माफी मांगने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो। मैं यही तो बता रहा हूँ, इस पे तो एनएलडी के या बसपा के प्रदेश अध्यक्ष टिप्पणी करें, जननायक जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना। जीत के इलेक्शन में क्या लगता है कि बीजेपी और एनएलडी दोनों मिली गई है? अभी तो नहीं मिली, मगर जिस तरह के हालात है, जिस तरह की जमानत जब्त होने के आसार है, जरूर मिल सकती है। मुकाबला किससे? सरकार से। आज सरकार जिस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग कर रही, हमारे साधनों पर जिन पर झंडे जननायक जनता पार्टी के, उनको इंपाउंड करने का काम कर रही, उनके चलान काट रही। एक साथी केवल मात्र झंडा लगा के ट्रैक्टर लेके आया, उसका 5,000 रुपए का चलान काटा। ये दर्शाता है, जबकि जननायक जनता पार्टी तो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रही, दिग्विजय की फोटो नहीं है, इलेक्शन सिंबल नहीं है, उसके बाद भी इस तरह से रोका जाता है। ये स्पष्ट है कि सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और दुरुपयोग कर हमें रोकने का प्रयास कर रही है। मगर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आज 7 दिन बचे, जननायक जनता है, जरूर मिल सकती है। मुकाबला किससे? सरकार से। आज सरकार जिस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, हमारे साधनों पर जिन पर झंडे जननायक जनता पार्टी का, उनको इंपाउंड करने का काम कर रही है, उनके चलान काट रही। एक साथी केवल मात्र झंडा लगा के ट्रैक्टर लेके आया, उसका 5,000 रुपए का चलान काटा। ये दर्शाता है, जबकि जननायक जनता पार्टी तो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रही, दिग्विजय की फोटो नहीं है, इलेक्शन सिंबल नहीं है, उसके बाद भी इस तरह से रोका जाता है। ये स्पष्ट है कि सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और दुरुपयोग कर हमें रोकने का प्रयास कर रही है। मगर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आज 7 दिन बचे, जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शांतिपूर्वक ढंग से एक एक वोटर से संपर्क करेगा, वोटों की अपील करेगा, चुनाव को जीतने का काम करेगा। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जींद में। शुरुआत उन्होंने की कि हाथी और चश्मा मिलकर भी हम पर भारी नहीं पड़ रहे हैं, कुछ लोगों का राजनीतिक स्तर जरूर गिरा है, इस तरह के ऊंचे आरोप नहीं लगाने चाहिए। अगर हमारे हाथ में ऐसा कुछ होता तो हम अपने पापा के लिए, अपने पिता के लिए यहां पर काम करते, उन्हें अपने बगल में लाकर यहां बिठा देते, ना कि हम किसी और के लिए इस तरह के पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते। लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि शीशे गलती से टूटते हैं और रिश्ते गलत फहमी से टूट जाते हैं। तो जींद के इस चुनावी रण पर आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दुष्यंत चौटाला के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पहले ही माहौल को गर्मा दिया है, गर्माहट लेकर आ गए हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले हमारे पैनल से मिलवा दूं, अशोक चौहान जी है, राजनीतिक विश्लेषक। अशोक जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका।
हमारे साथ डीपी कौशिक जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका भी। डीसी यादव, प्रवक्ता बीजेपी, यादव जी बहुत स्वागत करती हूँ। प्रदीप भोड़ा हैं, प्रवक्ता एलएसपी, प्रदीप जी बहुत स्वागत है। बलराम मकड़ौली, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, ये प्रवक्ता जेजेपी हैं। एक एक करके मैं सबके पास आऊंगी। बलराम जी, आज आप ही से शुरू कर देते हैं। कल जो आरोप लगे थे जेजेपी के ऊपर, दुष्यंत चौटाला के ऊपर, ये उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? देखिए, जो भी आरोप दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर लगे हैं या जो भी हमारी और लगाने लग रहे हैं निरंतर, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने इलेक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलती रहती है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी माननीय सांसद जी ने। ये चलती रहने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अगर उन्होंने आरोप लगाए तो उन्होंने अपने यहाँ पर आके बताया है। डेफिनेटली इन्होंने जिस प्रकार से हम देख रहे थे उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया, सारी चीजें कि जिस प्रकार से निरंतर सिर्फ जींद चुनाव के अंदर सिर्फ जेजेपी को ही टारगेट करने पे लगे हुए हैं सभी की सभी राजनीतिक पार्टियां, सारे के सारे राजनीतिक पार्टियां, दूसरी पार्टियां भी राजनीतिक इस पे करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। मगर जिस प्रकार से बोला गया है या कुछ भी है, तो जैसे उनकी पैरोल को लेके जो उन्होंने बात करी, तो पैरोल तो डीजी जेल के हाथ में होती है। डीजी जेल जो तिहाड़ के हैं उनके हाथ में, उनसे पूछना चाहिए कि भाई क्या कारण रहा। 2 दिन पहले का लेटर भी मीडिया में शायद से आपके पास आया है कि नहीं, हम सबके पास है। उसमें कहा गया था कि चौटाला साहब को पैरोल देने 22 तारीख से उन्होंने आना था, और उसमें एक लाइन भी दी गई थी कि वो किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग को वहां पे उसको जनसभा को नहीं कर सकते हैं। ये उसके अंदर लाइन भी मेंशन थी। अब ये क्या कारण रहा, ये तो हम तो क्या बताएं, वही उन्हीं को देखना पड़ेगा इसके अंदर। मगर हमारा इस बात से लेके कोई लेना देना, हम सिर्फ अपना जींद चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस प्रकार से बढ़त निरंतर दिग्विजय जी को मिलती जा रही है, हम सिर्फ जींद पे ही अभी हमने कॉन्सेंट्रेट कर रखा है, और हम इस पे कुछ और ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। ज्यादा टिप्पणी आप नहीं कर सकते, लेकिन जो टिप्पणी और जो बातें रखी हैं दुष्यंत चौटाला ने, उस पर मैं आपके पास आ रही हूँ। डीसी यादव जी, सीएम को 2 दिन का दौरा फिर करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो अपने कैंडिडेट को मुकाबले में लेकर आ पाएंगे। एक और बात उन्होंने कही थी कि बीजेपी के रोने से भी हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। क्या रो रही है बीजेपी? नहीं, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपना विकास कार्य और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को लेके लोगों के बीच गई है। जो काम हमने किए हैं पारदर्शिता के साथ, हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। हम किसी के बारे में कोई ज्यादा बातें ही नहीं करते हैं। रही बात मनोहर लाल, कैंडिडेट को लेकर मजबूत नहीं है क्या आप लोग? कैंडिडेट हमारे बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं, मजबूर नहीं है, मजबूत हैं, और हमारा कैंडिडेट बड़ी ताकत के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात मनोहर लाल जी की, बात आपने की है, मनोहर लाल जी के तो 27 तारीख तक के 26 तारीख तक का शेड्यूल पहले से बना हुआ है। वो बीच में किसी व्यस्तता के कारण या कोई इंपॉर्टेंट काम आए थे, उनके वजह से वो नहीं आए हैं बीच में। बाकी उनका बराबर दौरा पहले से डिसाइडेड है। मुकाबले में नहीं है क्या बीजेपी का कैंडिडेट? कैंडिडेट तो जीत हमारा ही रहा है, मुकाबले की तो बात ही छोड़ी है। यहाँ तो सारी पार्टियां या तो परिवारवाद या आपस की जो संगठन के अंदर की धड़ेबाजी है उसको लेके चौधराहट के लिए आपस में लड़ाई हो रही है इनकी। लड़ाई इलेक्शन में तो जो लीड है वो भारतीय जनता पार्टी की ही है, बाकी लोग तो अपनी चौधराहट और अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चौधराहट और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं डीपी कौशिक। हमने कहा, मुझे बड़ी हंसी आती है, एक दो नई पार्टियां हैं, उनको इस प्रदेश की सेवा करने का बड़ा मतलब ललक लगी हुई है। हाँ। जो अपने मैं समझता हूँ ये हरियाणा की प्रदेश की जनता को कितना बेवकूफ समझते हैं। जो आदमी अपने परिवार की, अपने बाप दादा की, अपने परदादा की सेवा नहीं कर सकते, वो इस प्रदेश की सेवा करेंगे। आज वो कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा लूटा, रेडिया लूटी, ऐसे किए। अरे भाई, जब तुम कहां थे जब ये लूट खुसट हो रही थी? तुमने दोनों ने मिलकर प्रदेश को लूटा है। और जब आज तुम एक नोट एक वोट की बात कर रहे हो, जब इतना सब कुछ लूटने के बाद भी आप तुमने देश की जनता से नोट मांग रहे हो, तो मुझे तो हंसी आती है। भाई, तुम्हें वोट कौन देगा? है ना। मैं सभी बात तरीके मैं कहता हूं कि इन लोगों में, दोनों परिवारों में, एक और नहीं, इन्होंने कल जो एक ठगबंधन हुआ उनका, देखिए मुझे एक बात, एक आदमी तो कहता है हम देवीलाल की औलाद, हम पानी लेकर रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक पंजाब में जाके बोलता हरियाणा के निवासी होकर, नहीं पंजाब का पानी हरियाणा में नहीं आना चाहिए। इनके विचार कहां से मिल गए भाई? कैसा गठबंधन हो गया? कैसे देश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं? दूसरी, जहां तक बीजेपी की बात है, मैं बताऊं, वो तो कैंडिडेट पहले ही बाहर कर दिए। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि 52 है, हम 53 हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 52 के 52 रहेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दी कि उनको पता कैंडिडेट उनका जीत नहीं रहा, क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो बीजेपी का आज वो हालात जो आप देख रहे हो,
वहां के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इनके पास इतना बड़ा अपना आपको संगठन मानते, हम तो नहीं मानते, ये मानते हैं, फिर भी इनके पास कोई कैंडिडेट वहां नहीं मिला ताकि बीजेपी कैंडिडेट को उतार दिया जाए। वो ये भारी की बात करते हैं। मैं कहता हूं कैंडिडेट भारी, भाई तुम्हारा मुख्यमंत्री कहां का है और कहां से चुनाव लड़ रहा है? ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, चौधरी देवीलाल थे, चौटाला साहब थे, जहां से मर्जी इलेक्शन लड़ लो, वो क्या भगोड़े नहीं थे क्या? या तुम्हारा मुख्यमंत्री रोहतक में जाकर करनाल से चुनाव लड़ता है, वो तब तो इन्होंने भगोड़े का ऑब्जेक्शन नहीं किया, आज वो कहते वो भगोड़े कैथल से। अरे भाई वो जींद के सुरजापुरा गांव उनका, जींद जिला उनका गांव है, जींद के पुत्र है वो, जींद में काम किया उन्होंने और भी करेंगे। पिछली बार का इलेक्शन हमने देखो 100 करोड़ रुपए इनके नहर उसके लिए, सीवरेज पानी के लिए हम लोगों ने दिया। आ रही है, सुन लीजिए। तो बड़ी ताज्जुब है इन पार्टियों को, कितनी बेदर्दी है। कहते हैं कि कैंडिडेट बाहर का है, पार्टी सारे आपस में कह रहे, हमारे सारे नेता अच्छी तरह वहां पे कंपेनिंग कर रहे हैं। और मैं लिख के देता हूँ नमिका जी, जींद की जनता जानते इस बात को कि कौन आदमी विकास कर सकता है और कौन अपना है कौन पराया है। आने वाला टाइम देखना 28 तारीख को जींद की जनता मोहर लगा देगी। रणदीप सुरजेवाला। डीसी यादव जी जवाब दीजिए। देखिए जी, पहले तो इन्होंने बात किया है पानी की, नहरी पानी की बात। रणदीप सुरजेवाला जी ने जब पंजाब का घोषणा पत्र जारी किया, उसमें साफ लिखा है नहरी पानी के ऊपर हक पंजाब का। और अब ये बात कह रहे हैं कि दूसरे दल कह रहे हैं, ये चौटाला जी ने ये बोला और उन्होंने ये बोला, ये बातें अभी पैदा कर रही है। जहां तक SYL की लड़ाई है, हमने कोर्ट में ले जाके लड़ी है, हमने आदेश करवाए हैं और उसको हम लाके भी रहेंगे। बाकी दल तो पंजाब में जाके कुछ बोलते हैं, यहाँ आके कुछ बोलते हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी के बारे में इन्होंने बोला है, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। सारे हम क्षेत्रवाद और जातिवाद और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। हमारे कोई भी कार्यकर्ता अगर सीएम साहब जाके दूसरी जगह से लड़े हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। तो फिर इसको ये लड़ रहे, जनता ने सम्मान दिया है। एक मिनट बात कर लेंगे जी, अब मैं दूंगा जवाब आपकी बात का। जनता ने सम्मान दिया है और सर आंखों पे बैठा के सीएम का बनाने का काम किया है। दूसरी रही बात इनकी रणदीप सुरजेवाला जी की, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया और ना इनकी तरफ से कोई जवाब आया है। एक सिटिंग एमएलए को बाई इलेक्शन में उतारना, ये हमारी समझ में नहीं आया। उससे स्पष्ट होता है कि इनके पास कैंडिडेट ही कोई नहीं था और राहुल गांधी जी ने ऐसे ही अडोक तरीके से नाम लिया कि सब सुरजेवाला जी लड़ेंगे और वो जाके लड़ पड़े। अरे तुम पहले से ही ऑलरेडी आप जो है ना एमएलए हो और दोबारा से एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हो, इसका मतलब आप कैथल के लोगों के साथ विश्वासघात भी कर रहे हैं और कैथल के लोगों को दोबारा से इलेक्शन में डालने की आपकी प्लानिंग भी है। तो ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर होती तो आज तक आपने क्लियर नहीं की है ये सारी बातें। चलिए ठीक, आऊंगे कौशिक जी, एक सेकंड। प्रदीप बोड़ा जी, दुष्यंत चौटाला को भी आपने सुना और बाकी यहाँ पर बाकी की तीनों पार्टियों की तैयारियां क्या हैं वो भी आप सुन रहे थे, आप कितने तैयार हैं? देखिए अनामिका जी, आज की जो डिबेट है वो डिबेट दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए की गई है ये शायद यहाँ पे सभी जानते हैं, पूरे हरियाणा की जनता जानती है कि जिस प्रकार इंडियन नेशनल लोकदल के संरक्षक और सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कल जो दर्द बयां किया, और मैं बड़े सम्मान के साथ कहूंगा, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनकी धर्मपत्नी स्नेहलता जी ने जो दर्द बयां किया, मुझे लगता है कि आज दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला वास्तविकता में ये एक राजनीतिक षड्यंत्र नहीं, ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में है कि वो दुनिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो अपने दिल में अपने मन में बड़े शर्मसार है कि जिस राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उनके पिताजी ने और उन्होंने आज इस जनता के बीच में आने का प्रयास किया, उसके संरक्षक उनके सुप्रीमो को वास्तव में आज उनकी औकात दिखाने का और उनकी हैसियत बताने का कि वास्तविकता में वो किस विचारधारा के लोग हैं, वो माननीय चौटाला साहब ने किया, स्नेहलता जी ने किया। और इस बात से देखिए, प्रवक्ता की कोई मजबूरी हो सकती है कि वो जेजेपी के गीत गाएं, लेकिन अगर कोई प्रवक्ता या अगर कोई पार्टी का जेजेपी की जो बात कर रहे हैं उसका व्यक्ति या कार्यकर्ता वास्तविकता में इंडियन नेशनल लोकदल का है या किसी पार्टी से शुरुआत हुई है, तो आज ओम प्रकाश चौटाला जी का बयान वास्तविकता में एक दर्द और पीड़ा की तरह इस मीडिया के सामने आया है। दूसरी बात जो यहाँ पे बात हो रही है कि सुरजेवाला जी की यहाँ पे बात आई, सुरजेवाला जी राहुल गांधी जी का निष्पक्ष रूप से बताया कि राहुल गांधी जी ने उनका नाम लिया कि सुरजेवाला वहां से चुनाव लड़ेंगे और बहुत बिना फाड़ तोड़ के वहां पे चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए ऐसा है, आपने कहा कि ये जो नई पार्टियां इस प्रदेश के अंदर सेवा करने के भाव से यहाँ पे आई है, देखिए प्रदेश, देखिए बदलाव की तो राजनीति है इसमें, ये आप चीजों को मानना पड़ेगा। आज बड़े वरिष्ठ मेरे सामने पत्रकार विश्लेषज्ञ और प्रवक्ता बैठे हैं सभी, तो बड़ा मानना पड़ेगा कि आज बदलाव की राजनीति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप किस मुंह से कह सकते हैं कि इनके मन में सेवा का भाव आया? आपको तो हरियाणा की जनता ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने जवाहरलाल नेहरू के समय से आपने जब नारा दिया गरीबी हटाओ और इस देश के अंदर बेरोजगारी हटाओ, आज चौथी पीढ़ी में राहुल गांधी भी वही गीत गा रहे हैं।
आज राहुल गांधी भी उन्हीं गीतों को लाप रहे हैं कि मैं गरीबी मिटाऊंगा, किसानों के लिए भला करूंगा, बेरोजगारी मिटाऊंगा, और 4 पीढ़ी पहले जवाहरलाल नेहरू ने भी यही गीत अलापे थे। अगर आप लोगों को विकास करना था, आप लोगों को इस प्रदेश की सेवा भाव थी, तो 4 पीढ़ियां नहीं लगती गरीबी मिटाने में, 4 पीढ़ियां नहीं लगती किसानों का कर्ज माफ करने में, और नहीं 4 पीढ़ियां लगती इस बेरोजगारी को मिटाने में। आपके राजनीतिक मुद्दे हैं और आप हमेशा इन मुद्दों के ऊपर राजनीति खेलते हैं। यही प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने किया और बीजेपी ने कहीं ना कहीं प्रयास किया इसी हवन के अंदर आहुति डालने का, और ये कांग्रेस और बीजेपी की देन रही। और हरियाणा की अगर बात करें जींद की, इंडियन नेशनल लोकदल और सिर्फ कांग्रेस की देन रही कि आज जींद यहाँ पे आके खड़ा है और हरियाणा प्रदेश यहाँ खड़ा है। आप बात करते हो सेवा भाव की, तो जींद की एक सेकंड जींद के चुनावी रण में, इस चुनावी समर में जिन मुद्दों की ये बात कर रहे हैं वो मुद्दे आपके नहीं है? किस चीज के नहीं, मुद्दों की बात है। बात यहाँ पे कौशिक जी ने की। अब बात समझिए, कौशिक जी ने कहा कि नई पार्टियों को बड़ा मन है आज प्रदेश की सेवा करने का। आप लोगों ने ऐसे काम करके छोड़ दिए प्रदेश को और देश को वहां लाके खड़ा कर दिया कि नई पार्टियां, नई युवा लोगों को, नई सोच को, नई विचारधारा को मंच पे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस मुक्त भारत इस प्रदेश के अंदर लाके छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने हैसियत और औकात की बात की। बलराम जी, आपने कुछ देखिए, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया आपका, जवाब तो दूर की बात है। हैसियत और औकात तो इनको भी 26 तारीख को और 28 तारीख को जब जनता जींद की जवाब देगी, जब पता लग जाएगा, जब 31 को काउंटिंग होगी। और मगर जिस प्रकार से प्रदीप जो प्रवक्ता है राजकुमार सैनी जी की पार्टी के, वो बार बार दुष्यंत और दिग्विजय जी का ही नाम अलाप रहे हैं जब से डिबेट शुरू हुई है, जब से उनको बोलने का मौका दिया है। तो ये अब आप मत बोलिए बीच में, नहीं बीच में ना बोलिए, बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं आप बीच में नहीं बोलेंगे। मुझसे सवाल दुष्यंत जी मैं देखिए फिर भी सुनिए ना, आपने क्यों सुनिए? प्रदीप जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी बहुत समय गया है। मैं यही बात करने लग रहा था। तो साफ तौर पे इनकी बौखलाहट नजर आ रही है यहाँ पर बैठ के इस चैनल के ऊपर, हरियाणा न्यूज के अंदर। जींद के अंदर जिस प्रकार से भाई दिग्विजय सिंह निरंतर बढ़त बढ़ा रहे हैं, इनकी जुबान के ऊपर भी वही दर्द आने लग रहा है। और जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भाई दुष्यंत ने भी सारी बात करी है कि सिवाय हमारे को टारगेट करने के, हम तो बोलने लग रहे हैं हमने इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा, उनका चश्मा, उनका डंडा हमने उनको दिया, हमने तो नई शुरुआत करी है। फिर भी आप लोगों के नजर में और जुबान के ऊपर सिर्फ हमारे जेजेपी की बात है, भाई दुष्यंत चौटाला को ही टारगेट करे, तो कहीं ना कहीं साफ तौर के ऊपर हरियाणा की जनता और जींद की जनता देख रही है कि किस प्रकार से आप बौखला गए हैं। और 31 तारीख को आपके दोबारा से फिर मैं एक दफा सबके पास आ रही हूँ। सबसे पहले अशोक चौहान जी, काफी देर से आप सबको सुन रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि कुछ लोगों का राजनीतिक स्तर गिरा है, क्या कह रहे थे वो? जींद के जो जंग है, सभी पार्टियां जो है अपने पूरी तरह से तैयार हैं और सर्दी में भी अपना जो है कन्वेंसिंग करके होके इधर उधर अपने प्रचार में करके पूरे पसीने निकाल रही हैं, है ना। हर किसी को हक है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में कांग्रेस हो, भाजपा हो, इनेलो हो, 2 नई पार्टियां भी और आई हैं, जेजेपी है, अपने राजकुमार जी की हैं, सैनी जी की। सभी को हक है, सभी का राइट है कि अपने कैंडिडेट उतारे। आरोप प्रत्यारोप तो देखो चलते रहते हैं। हर कोई चाहता है कि जंग में सारी बात कही अच्छी नहीं, मतलब झूठी नहीं होती और सारी बात सही नहीं होती है ना। विश्वास दिलाते हैं हर जो भी हैं, 4-5 जो भी कैंडिडेट मैदान में हैं, 5 हैं 6 हैं, जो भी हैं, मतलब मेनली जो हैं, तो हर कोई विकास चाहता है कि भाई जींद का विकास करेंगे। सुरजेवाला जी ने कैथल का विकास करने की सोच के अब ये जींद का विकास कर रहे हैं। उनको राइट है, उनको हक है, वो करेंगे, उनकी सोच है। नहीं तो जब बीजेपी ये पूछ रही है कि सुरजेवाला ये बता दे कैथल के कि जींद के, ऐसा है। देखो हरियाणा के तो है ना, नहीं दोनों जींद के सर, दो जगह से खेड़ा उनका गांव है, दो जगह से एमएलए होने की वजह से पूछ रहे हैं। एक मिनट, आगे किसके लिए काम करेंगे, कैथल के लिए, जींद के लिए? बीजेपी का ये सवाल है। प्रधानमंत्री 2 जगह से एक बार में लड़े थे, वो एमपी रहते हुए नहीं लड़े थे, झूठे आदमी, एमपी रहते हुए एमएलए रहते हुए दूसरा एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी पब्लिक को। थोड़ा सा हो जाना चाहिए, है ना, थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्बेंस होना चाहिए, थोड़ा गर्माहट आ जाती है। सही है, ठीक है। आप वापस अशोक जी को बोलने देते हैं। अशोक जी, हाँ, सुरजेवाला जी हैं, कैथल में रहे, अब जींद में आ रहे, अच्छी बात है। जींद की जनता उनको पसंद करेगी तो जिता देगी और नहीं पसंद करेगी तो हरा देगी, है ना। रहे भाजपा,
भाजपा में भी जो कैंडिडेट आए हैं वो भी शायद पाड़ा बदल के करके जो आए हैं, जो थे कृष्ण मिठा, हाँ मिठा जी के जो सुपुत्र हैं उन्होंने भी रिसेंटली शायद अभी ज्वाइन करी थी भाजपा, है ना? हाँ, इलेक्शन से करवाया था कि नहीं करवाया? हाँ, जो भी है, तो वो भी कुछ सोच समझ के आए होंगे। उनके जो डैडी थे वो काफी टाइम रहे इनेलो में, इनेलो से जीतते भी रहे हैं, सब कुछ रहा। तो सब अपनी रोटियां सेक रहे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, रोटियां नहीं सेक रहे। हर कोई हर किसी के दिल में है कि मैं विकास करूं, मैं प्रदेश का भला करूं, मैं जींद का और भला तो मतदाता कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, नहीं, मतदाता तो कंफ्यूज है ही है। मतदाता तो होता ही है कंफ्यूज। मतदाता तो अपना जब पोलिंग स्टेशन पे जाता है उस टाइम अपना मन बनाता है। उससे पहले जितने भी आते हैं अपने पार्टी पॉलिटिक्स वाले हैं, हर किसी को वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा। कांग्रेस आई, भाजपा आई, इनेलो आई, जेजेपी आई, जो अदर्स और आए, सबको कहेगा। क्यों किसी के सर फुड़वाएगा वो? नहीं, वोटर साइलेंट है। आप लोग भी समझ रहे हैं, आपको भी वोटर साइलेंट है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कौन पाला किसके में डिबेट में भी हम इस पर कौशिक जी बात कर रहे थे कि इस दफा फ्लोटिंग वोटर्स को लेकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि काफी कुछ फ्लोट हो सकता है। ये 27 की रात तक भी तय नहीं हो सकता। नहीं कहा जा सकता। वोटर साइलेंट है, पूरी तरह से साइलेंट है। चूंकि वोटर साइलेंट है। वोटर साइलेंट यादव जी, आप बार बार हाथ उठा रहे थे, बोले। देखिए जी, हम जो लोगों के पास जा रहे हैं, हम अपने जो किए जा रहे विकास हैं, जिनमें जो अभी काम चल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं उन्हें किया है या करेंगे, हमारे जो अभी काम चल रहे हैं उन कामों को लेके ही हम पब्लिक के बीच जा रहे हैं और उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप अगर हिसाब लगाएं तो हजारों करोड़ रुपए के काम अभी जींद में चल रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्रदेश का हिस्सा है जींद। हाँ, नहीं, प्रदेश का हिस्सा है। ये बात कर रहे हैं ना, जींद में गंदगी थी, अभी चौटाला जी बोल रहे थे कि उसके अंदर कूड़ा पड़ा है। उसमें देखिए, जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है तो उसमें एकदम फिनिशिंग नहीं आती है। फिनिशिंग प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आती है। जींद में हमने जो काम किए हैं, जींद को हमने बोला था हम फाटक से मुक्त करेंगे। 3 फाटकों के ऊपर फ्लाईओवर, 1 के ऊपर अंडरपास हमने बनाया है जिनमें काम चल रहा है और अंडरपास कमीशन हो गया अंडरपास। इसी तरह अमृत योजना के अंडर हमने पानी की निकासी की अभी कोई 20 करोड़ रुपए के काम अभी चल रहे हैं। 10 करोड़ के काम सीवर के चल रहे हैं। हमने इसका जिला परिषद का चेयर पूरा बना दिया है, नया कार्यालय। और उसके अलावा 3 एक्सप्रेस जो NH है, नेशनल हाईवे, 3 एक्सप्रेस वे हमने सैंक्शन कराए हैं जो जींद में से गुजरते हैं और जिनमें 1500 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट खर्च किया जा रहा है, जिन पे काम चल रहा है। तो जींद में चौतरफा विकास करने की हमारी पार्टी ने काम किया है और ये जिस दिन ये काम पूरे हो जाएंगे, और हमें पक्का भरोसा है कि हमारी अगले इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन से पहले ये सारे काम पूरे हो जाएंगे और जींद दूसरे जिलों की तरह ही चमकने लगेगा और वहां विकास दिखाई देने लगेगा। ये जो जितने आपने काम बताए हैं वो सारे तो जब उस टाइम अपना इनेलो का था वहाँ पे उससे रहते कराए हैं ना? नहीं, हमने काम शुरू किए हैं और वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीशन नहीं हुआ है उनका अभी ज्यादातर कामों का, जो शुरू ही हमने किए हैं और हजारों करोड़ रुपए के ये सारे मिला के काम है। तो ये जिस दिन पूरे हो जाएंगे ये काम रंग लाएंगे, जी, ये असर होगा चुनाव। और ये काम करने के बाद भी आपके मुख्यमंत्री को निरंतर दौरे करने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री इलेक्शन सारा मंत्रिमंडल, सभी लोग, सारे मुख्यमंत्री, सारे विधायक, सारे चेयरमैन सब चीज मिला के छोड़ दिए। एक लड़ाई है उसमें तो नहीं, लड़ाई है। अगर आपको इतना विश्वास है, विश्वास है तो काम क्या सीएम के लगातार दौरे से जेजेपी घबरा रही है? नहीं, हम नहीं घबरा रहे, हाँ, हम घबरा नहीं रहे। हम तो विकास के कार्य गिनवाने लग रहे, हजारों करोड़ के विकास करे, हजारों करोड़ के विकास करे होते, हजारों करोड़ के विकास करे होते। जींद में जाके देखिए, आपको होते हुए काम बताया। जींद से ही आए, सड़कों के ऊपर, सड़कों पे गड्ढे, गड्ढों में सड़क टूटी पड़ी है। देश का जा सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, रोहतक से जींद जाना 60 किलोमीटर 3 घंटे लगते हैं जाने के अंदर। हाँ, लगते हैं, हमने काम किया है, उसके ऊपर काम करे जब 3 घंटे लगते हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। गड्ढों में सड़कें टूटी पड़ी है, गड्ढों में सड़कें, काम को हमने चालू करवाया है। जींद के एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, पानी जैकेट पीने को मिल रहा है वहाँ पे। पहले कौशिक जी को मौका दीजिए तो दिखाई देगा। सर यादव जी, आज भी तो आपने बहुत समय ले लिया। कौशिक जी, हाँ, है ना, मैं क्या बड़ी हंसी आ रही है मेरे को यादव जी की बात सुनकर। इनके जवाहर यादव जी कल बोल रहे थे, 3 दिन पहले ही बोले डिबेट में कि हमने जींद को 300 करोड़ रुपए दिया, 1000 करोड़ रुपए चलो यादव जी ने बना दिए। नहीं, मैं तो अमाउंट बता दूंगा। मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा, मैं बताता हूँ उसका क्या दिया आपने। मैं तो बोला नहीं, अब सुनो मेरी बात। एक मेडिकल कॉलेज ये बता दें,
एक जनरल सिविल हॉस्पिटल 120 करोड़ रुपए 120 करोड़ रुपए हमारी झूठ थोड़ी सुन रहे हैं हम आप लोगों ने अपनी बातें रख रहे हैं ना। 120 करोड़ नहीं, रुपए सर, मेरी सर, बात एक सुनो। सेकंड, एक सेकंड। और मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया। नहीं, झूठ नहीं बोले। यादव जी, एक सेकंड। बात सर, तो सुनो भाषण यहाँ किसी का नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं, मैं सबको कह रही सुनना, हूँ। मैं बात तो सुनो जो आपने। सवाल पूछे थे उसका जवाब दे। वही जवाब दे रहा ठीक हूँ है मैं। सर, मेडिकल एक कॉलेज सेकंड, एक मेडिकल सेकंड, कॉलेज मैंने का आपसे काम शुरू पूछा हो ही चुका है। नहीं। यादव जी, एक ना, सेकंड। ना, डिबेट कौशिक होगा। जी कुछ बोल रहे थे, डिबेट तो आप डिबेट सुन है। लीजिए, मैं उसके बाद डिबेट तुरंत करो। बात आ जाऊंगी, आप दीजिएगा जवाब। जी। हाँ। देखिए अनामिका 10 साल मिर्डा साहब रहे वहां पर। हाँ, वो बेचारे स्वर्ग में, आज मैं उनकी इज्जत करता हूँ, भगवान उनको उस पे जगह दे। जाते जाते वो रोक गए हैं कि मेरा कोई काम नहीं हुआ। और उनके जो उनके बेटे हैं मिर्डा साहब, जो भी कृष्ण इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट उठा के दी जब उन्होंने नॉमिनेशन किया उस दिन क्या किया, भाई जींद में कोई काम नहीं हुआ, अब मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पर IMT भी लेकर आऊंगा ताकि युवाओं को रोजगार मिला। आप स्टेटमेंट उठा लीजिए, उन्होंने बोला है। उसके बाद अच्छी बात। बाईपास हमने बनवाया, हमारे टाइम पर सैंक्शन था, वो काम अब इन्होंने शुरू किया इलेक्शन के दौरान। कंप्लीशन पे। सुनो, कंप्लीशन में नहीं साहब, जींद का हालात आपको पता नहीं, आप गए नहीं हो नहीं, जींद में। आपको लग रहा है ना। दूसरा, कोई मेडिकल कोई कॉलेज इनका एक बता दो। यूनिवर्सिटी हमने चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा यूनिवर्सिटी हमने दी थी। एक जींद का विकास ये बता दे मुझे। और फिर इसके बाद मैं चलो कहता हूं आपने बोलो विकास किया, अगर विकास किया होता तो आपका अपना कैंडिडेट होता वहां पे। आप ऐसे किसी को इम्पोर्ट नहीं करते कैंडिडेट को। दूसरी बात, मेरे मित्र जो सामने बता रहे थे, बोलो भाई राहुल गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मेरे भाई 70 साल कांग्रेस ने राज किया, शायद आपने वोट नहीं दी होगी, इस देश की जनता ने उनको बनाया है। इस देश को हमने कुछ डिलीवर किया होगा। आज जिस स्टेज पर बैठे हो आप, जो ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ये सारी कांग्रेस की देन है। आप लोगों ने कभी राज नहीं किया। जिस सैनिक की बात कर रहा हूं मैं बताता हूं, उनका अपना इतिहास बताता हूं मैं। उनके फाउंडर मेंबर आपको छोड़ के चले गए, और वजह क्या बताता हूं। सुनने में आज मुझे बड़ी शर्म आई इस बात की सुनकर कि उन्होंने बीजेपी साठगांठ कर ली, 500 करोड़ रुपए मांगे उन्होंने, 500 करोड़ रुपए मांगे। फाउंडर मेंबर है वो आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो आपके राष्ट्रीय आप थोड़ी क्या हो गए वो आप जब उन्होंने क्यों कहा आपको दूसरे में आपने बोला ना, झूठ क्या बोला, 500 करोड़ रुपए मांगे उन्होंने। अरे वो बीजेपी की बी टीम है, आप सुनिए, वो बीजेपी की बी टीम है, उससे पैसे मांगे बीजेपी साठगांठ की है। क्या बात कर रहे हो आप? उससे पूछो, फाउंडर मेंबर से पूछो ना, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बोला, उसमें मैंने बोला अब वो करोड़ रुपए घटना करना चाह रहा है कांग्रेस पार्टी दिखेगी। ये आपके फाउंडर मेंबर ने बोला, बताइए ये जो सैनिक है बीजेपी की बीडी में है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा देश जानता है ये। आज भी तुम बीजेपी की सुविधा उपलब्ध करा रहे हो, बताइए आप उनका फ्लैट यूज करा, बोलिए स्कोर यूज करो, छोड़ क्यों नहीं देता? झूठी पार्टी झूठी आपकी है और आपका भाईचारा बिगाड़ने का आप लोगों ने सोचा। ये बता रहे कांग्रेस टेक्नोलॉजी लेके आप दोनों ने एक ने आप लोगों ने जलाया, इन्होंने जलवाया दोनों कांग्रेस एक पार्टी के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, आपको जवाब देगी, आपको अच्छा बीजेपी से आपके ने जलवाया कैंडिडेट, ये हरियाणा आपने जलवाया। प्रदीप जी सुन रहे हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर। दे दिया आपने जवाब, आपने दे दिया जवाब। बीजेपी से ही पूछ लेते सर, क्या ये बी टीम सी टीम क्या चल रहा है सर? ये तो इनकी आपस की लड़ाई है। नहीं नहीं, क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है? जवाब दीजिए ना आप कांग्रेस को। इनसे पूछिए क्यों कह रहे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लोग वो सैनिक जी अभी हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से सांसद आपके हैं वो। नहीं, सैनिक जी अभी भी भाजपा में है अभी भी भाजपा के हैं वो। उन्होंने अपना रास्ता अपना अरे लिया दे है। दो नहीं, वो कल से रिजाइन मांग लो ना। नहीं क्यों मांग ले? अरे क्यों मांग ले? चले जाए। कैसी बात है, क्यों मांग अरे ले? भाई हमने निकाला छोड़ क्यों लाए? आपकी पार्टी के उन्होंने अपना रास्ता अपना लिया है। अरे रिजाइन कहाँ से अपना लिया हम हमने? तो नहीं वो रोक आपने रहे। छोड़ रखा उसको। हाँ, इन्होंने थोड़ी अपना आपने लिया उसको है, बताइए इन्होंने देखो। अपना लिया है। क्यों नहीं निकाल रखा उसको? देखिए दुष्यंत चौटाला इन लोग अरे दोनों तुम एक दे दो यार अपने, तुम हरियाणा प्रदेश के दोनों पार्टी ठीक है सर, हो गया आप ही के पास एक कौशिक यादव जी हो गया सर, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। 10 सेकंड में समेटिए, 10 सेकंड में समेटिए। मैं ये चाहती हूँ कि कोई जनता के मुद्दों की भी बात कर ले, है ना? कोई जनता के मुद्दों की भी बात कर ले। जी, अगर आप राजनीतिक सोच और सूझबूझी रखते हो ना, तो ये स्पष्ट है कि आज जो बात कर रहे हैं कि बी टीम की बात कर रही है, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने सबसे पहले कैंडिडेट का नॉमिनेशन भरा वहां पे, और सबसे पहले कैंडिडेट वहां पे डिक्लेयर किया। और ये बी टीम सी टीम का जो सिस्टम है ना, ये आपको 31 तारीख को स्पष्ट बहुमत से जब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा तब आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बैठेंगे दोबारा, बिल्कुल बैठेंगे बिल्कुल आपकी हर बात का जवाब देंगे, आपकी हर बात का जवाब देंगे। बलराम जी ये जितना अभी शोर हुआ, बहुत मुस्कुरा के सुन रहे थे, जरूरी है। कुछ कहना चाह रहे थे और नहीं चाह रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि कुछ कहिए, चूंकि आपसे अभी केवल दुष्यंत चौटाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही बात हुई है। देखिए, मैं आपको वही कहने वाला था कि जिस प्रकार से आज डिबेट का जो टॉपिक था, बजाय कि आपस में जिस प्रकार से यहाँ पे जूतम पैजार हो रहे हैं, जींद की जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए मुद्दों से के ऊपर बात होनी चाहिए
यहाँ पे सिवाय अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो एक दूसरे के ऊपर जो निरंतर आरोप लगा रहे हैं, बड़ा ये जनता देखने लग रही है, हरियाणा की जनता। एक प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए कि हम जींद की जनता के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या वहाँ पर क्या किसने। तभी तो अशोक चौहान जी कह रहे हैं कि पब्लिक साइलेंट है। बिल्कुल पब्लिक, देखिए पब्लिक साइलेंट के ऊपर मैं एक चौहान जी बस एक बात कहूंगा। देखिए मैं चौहान जी की बात से बिल्कुल वो हूँ कि उन्होंने कहा पब्लिक साइलेंट है, मगर मैं तो आपके न्यूज चैनल के ऊपर भी ये कहूंगा कि एक आप 26 तारीख से पहले अपने कैमरामैन को जनता जींद में भेजे, गांव में भेजे, और आपको पूरी टीम है सर वहाँ पे। मैं उनको वो एक आप सर्वे करा लीजिए। हाँ। वहाँ पे सिवाय जेजेपी के पार्टी के झंडे जो घरों पे लगा रखे लोगों ने, वो साइलेंट नहीं है। हाँ। उन्होंने तो बाहर आके बता दिया है कि हम भाई दिग्विजय, भाई दुष्यंत को समर्थन दे रहे हैं। निरंतर आप जींद में घुसते देखिए, आपको सिवाय जेजेपी के झंडे दिखाई देंगे वहाँ पे। कुछ साइलेंट वोटर हो सकते हैं, मगर हमारे मैं आपके कैमरा लेके जाए आप। एक बात थोड़े बताओ। हाँ जी, मैं थोड़ी सी अपनी जरा सामान्य ज्ञान बढ़ा रहा। जैसे कि हालात चल रहे हैं अपना बड़े चौटाला साहब और पोतों में, ये क्या इसका असर तुम्हें वहां कुछ पड़ता दिखाई नहीं दे रहा क्या, अच्छा या बुरा? मतलब ये मेरे अपनी खुद की वो है थोड़ी ज्ञानवर्धन। देखिए हाँ, ये जो चल रहा है मामला। देखिए चौटाला साहब जी एक हमारे अब तो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारा उस पार्टी से अब कोई लेना देना नहीं, हमारी नई पार्टी है। हम ना किसी के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं ना नकारात्मक सोच, हम सिर्फ अपनी प्रोग्रेसिव बात करेंगे, हम जींद की जनता के लिए क्या कर सकते हैं। और आज तक दुष्यंत चौटाला जी ने हिसार लोकसभा के अंदर या उनको टॉप 100 वर्ल्ड के, मैं बता रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ आपको, हम वो बात बता रहे हैं। मतदाता जो है, क्या मतदाता पे कोई असर ये अच्छा या बुरा कुछ पड़ता दिखाई दे रहा है क्या? कभी महसूस किया हो? वो तो अभी हाँ, जैसे रिसेंटली चल रहा है ये 1-2 दिन के अंदर अंदर, और इस तरह से ऐसा ही आप दोनों को जो है बधाई है, नई नवोदित पार्टी है, अच्छा है, मेहनत करो, बहुत अच्छी बात है। और ये तो नेशनल, ये तो लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, हर किसी को जो है अपना अधिकार। देखिए जींद की जनता इलेक्शन लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, दोनों ही लड़ते रहेंगे, दोनों ऐसे ही। हाँ, कौशिक जी और यादव जी। देखिए यादव जी भी बोल रहे हैं। मैं जेजेपी के कार्यक्रमों से, प्रवक्ता से एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे कह रहे हैं मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ये कहता है हमारा इंडियन नेशनल लोकदल से कोई लेना देना नहीं है। इनके दुष्यंत चौटाला जी MP हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, और उनकी मम्मी इंडियन नेशनल लोकदल की MLA है। बाकियों को छोड़ दीजिए, ये दोनों की स्थिति क्लियर करा दें कि इन्होंने आज तक रिजाइन क्यों नहीं किया। अगर उन्होंने रास्ता अलग कर लिया, सांसद ने आपको भी समर्थन दे रखा उनको रोक नहीं रहे, भाजपा के प्रवक्ता को आप बोलिए आप बोलिए क्या बोलिए। मैं भाजपा के प्रवक्ता को कहने लग रहा था कि आप तो कम से कम ये बात ना बोले। क्या आपने, आपको बता रहा हूँ, क्या आपने राजकुमार सैनी को पार्टी से निकाला आज तक? मैं तो इन लोगों को नहीं, आप हमारे को थोड़ी आपको नहीं बताए, हम तो नहीं पार्टी में बैठे हैं। अगर उन्होंने निकालना है तो हम निकाल दें। हम तो कह रहे हैं अगर इंडियन नेशनल लोकदल में निकालना है तो आप लोग का वक्त खत्म हो गया। प्रदीप, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है, अभी जिस बात के ऊपर जद्दोजहद चल रही है, मैं चौहान साहब का सम्मान करूंगा, उन्होंने हमारी नई पार्टी को शुभकामनाएं दी। सुनिए, बिल्कुल शुभकामनाएं दी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और जैसे ये बात चल रही है दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला जी की यहाँ पे बात चल रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल का सपोर्ट भी जेजेपी को रहा। सुनिए, दूसरी बात ये कि जो पार्टी से निकालने की बात है, आपकी स्थिति तो इतनी दयनीय है कि आपको ओम प्रकाश चौटाला जी ने दिल से, दिमाग से, पार्टी से और घर से, सब जगह से निकाल दिया है। जो आदमी परिवार का नहीं हो सका, वो किसी जनता का नहीं हो सकता। सुनिए मेरी बात, सुनिए मुझे बोलने का वक्त, सुनिए मेरी सुनिए, आपकी बौखलाहट, मुझे बोलने का टाइम मिला है, मुझे बोलने का टाइम मिला है, ये तो हम 31 को बताएंगे। जो बौखलाहट यहाँ पे कल से जो और भयंकर हार की स्थिति जेजेपी की यहाँ पे तैयार हुई है, उससे बिल्कुल मेरे भाई बलराम जी अपनी जीत के लिए आप आश्वस्त हैं? अपनी जीत के लिए आपकी क्या तैयारी है? सर बहुत हो गया, सर बहुत हो गया। एक सेकंड, अपनी जीत, 1 मिनट में एक सेकंड, LSP
अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त पूरी हैं? हम बिल्कुल आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए, क्योंकि राजकुमार जी ने हर आदमी के पास जाके घर घर जाके और आम जनता की आवाज उठाई वो है। तो जो सब ये- सही है। अब बात बीच में बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, क्यों बात बोल रहे हैं बीच में, क्यों बात बोल रहे हैं बीच में? ब्रेकिंग न्यूज में तो बहुत कुछ चला है, ब्रेकिंग न्यूज में तो चौटाला जी का वो भी चला है कि दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला देशद्रोही है, दिग्विजय चौटाला दुष्यंत चौटाला गद्दार है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज का टॉपिक है। सुनिए, राजकुमार सैनी जी ने बिल्कुल मुद्दों की बात की, और वास्तविकता क्या है कि कांग्रेस इंडियन नेशनल लोकदल को देख चुके हैं, जेजेपी नाम की कोई चीज अभी इस हरियाणा प्रदेश के प्लेटफॉर्म पे है नहीं। अच्छा, आप इसको स्पष्ट बता देते हैं। हाँ। साथ में सर एक लाइन ऐड हो रही है, साथ में बोल देना। ऐसा है कि जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 35 से वोट मांग रहे हैं और ये 36 है, वैसे क्या है, कुछ क्या है? 36 से सर 36 बिरादरी से वोट मांगे, 36 वोट। और सुनो, मैं सभी प्रवक्ताओं से एक विनती यहाँ पे करूंगा कि अब 31 तारीख का रिजल्ट जब देखेंगे, सुनिए अरे सर बोलने दीजिए, 31 तारीख का जब आप रिजल्ट देखेंगे ना, तो आप मान के चलेंगे 36 के 36 बिरादरी से वहां पे वोट मिलेगी, 36 बिरादरी की वोटों से वहां पे जीत मिलेगी। आपके जाट बहुल्य क्षेत्र, सुनिए, जिस एक बिरादरी की बात सुनिए, आप जिस एक बिरादरी की बात करें, उस एक बिरादरी के गांव में भी बहुत सम्मानपूर्वक कार्यक्रम राजकुमार सैनी होते हुए, मैं जवाब देना, अगर आप सुनेंगे तो भाई साहब 36 बिरादरी से वोट मांगेगी, हम 36 बिरादरी के साथ है, आपकी तरह नहीं है कि परिवार ही साथ नहीं है, हम 36 बिरादरी के साथ हैं। प्रदीप जी देखिए, सर एक सेकंड शांत हो जाए, सर शांत हो जाए, पानी पीजिए, पानी पीजिए सर, एक सेकंड इस सवाल पर सर एक सेकंड सर, माहौल को हम ठंडा रख के भी बात कर सकते हैं, चिल्लाना जरूरी नहीं है, किसी ये सबके लिए, मैं किसी एक को नहीं टोक रही, ठीक है, आराम से हम बात कर सकते हैं। इस पर हम कल बात कर चुके ऑलरेडी कि 35 बिरादरी क्यों कहा, 36 बिरादरी क्यों नहीं कहा। मैंने बीच में एक बार आप सबको टोका भी कि कोई जन मुद्दों की भी बात कर लो, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। अशोक चौहान जी ने 2 बार बीच में सबको ये बोला कि पब्लिक साइलेंट है और इसी वजह से साइलेंट है, फिर भी किसी ने नहीं बोला। तो क्या समझे इसे? सिर्फ आप लोग ये कह रहे तैयारियां जबरदस्त है, वो कह रहे हमारे झंडे सबके छतों पे लहरा रहे हैं, आप कह रहे आप ही जीत जाएंगे, आप कह रहे आपकी जीत सुनिश्चित है, आप कह रहे इतिहास दोहराएंगे, वो क्या रहेगा? देखिए मैं एक बात बताऊंगा, हाँ, मुद्दे की बात है, मैंने पहले मुद्दे उठाए कि हमने जींद में बाईपास हमने दिया, हमने यूनिवर्सिटी हमने दी, वहां की सीवरेज लाइन को, पानी व्यवस्था को हमने ठीक करवाया, ये मैंने मुद्दे उठाए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि माननीय चौधरी हमारे रणदीप सुरजेवाला जी एक हमारे सशक्त उम्मीदवार है, और उनका अपना एक वर्चस्व पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो वहां से जीतते हैं तो कैथल की जो बात कर रहे हो ना, नरवाने कैथल आज अगर माने हम देखा जाए चंडीगढ़ के बराबर में कैथल है, वहां पर जाकर देखिए अब कितना विकास कैथल के अंदर हुआ है। एक सेकंड, एक सवाल मेरा आपसे भी है। हाँ मैं बताऊँ, एक सवाल मेरा भी है, जिसका जवाब आपने देने की कोशिश की, अब मुझे नहीं पता किस तरह से वो पूछा गया और क्या आपने वो जवाब दिया, मुझे संतोषजनक नहीं लगा। जो ये सवाल पूछा जा रहा है कि जींद से लड़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कैथल का फिर क्या वहां के लोग ठगे हुए महसूस नहीं करेंगे? इसका जवाब दे आप। नहीं देखिए अनामिका, आपको पता है आप बड़े जर्नलिस्ट हो, हाँ। इलेक्शन ही 2 से 3 महीने का इलेक्शन है, हाँ। मैं कहता हूँ 3 महीने का इलेक्शन में इन्होंने कुछ करवाना नहीं। जो इनके विधायक, मैं आज जो इनके विधायक जिन्होंने मतलब समर्थन इन्होंने मांगे, कैंडिडेट खड़ा किया, वो बेचारा 10 साल भगवान को प्यारे हो गए, उनका विकास नहीं करवा पाएंगे तो किसको क्या देंगे? और मैं कहता हूँ कैथल में हमारे पिछले 10 सालों के अंदर अब कैथल का विकास जाके देख लीजिए आप, कैथल की एक कॉलोनी का विकास जाके देख लीजिए। कोई आदमी वहां पे अगर ये बोल दे कि रणदीप सुरजेवाला ने काम नहीं कराया, वो बेचारे वहां बैठे, अगर बाहर के आगे फिर जीत जाते, वो कहते ना कैथल निर्वाणा कैथल आगे, फिर भी हर बार जीतते वो, देखे वहां से। तो विकास की मैं एक गारंटी से कहता हूँ कैथल बहुत उसमें विकास के नंबर 1 पर है। और इसके बाद जींद का नंबर मैं बता देता हूँ, जींद आने वाले समय में रणदीप जी सुरजेवाला जी देखना जींद का कैसे विकास दोनों पार्टियों से पूछा है, जेजेपी के। अब आप अपनी बात करें, अब जवाब लेने का टाइम नहीं है, जवाब दे ही नहीं रहे। नैना चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी क्लियर करें, जब इन लोगों से लेना देना नहीं तो रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? इधर से सुरजेवाला जी क्लियर करें कि कैथल से विधायक होते हुए उन्होंने, सर इन दोनों बातों का जवाब हो गया, आपने मुद्दों की बात की है, आपने मुद्दों की बात की है, मैंने तो शुरुआती मुद्दों से की है। और
दुनिया भर के काम मैंने गिनवाए जो चल रहे हैं, और मेरे साथी कार्यकर्ता कल ही जाके जेल में देख ले, जो काम मैंने बोले वो सारे हकीकत में चल रहे हैं और ग्राउंड के ऊपर हो रहे हैं, और अगले विधानसभा इलेक्शन से पहले सारे पूरे होंगे। कितना मजबूत बीजेपी को भी आप देख रहे हैं? बीजेपी हम क्लियर जीत है, हमारी क्लियर जीत है। बिल्कुल चलिए ठीक है, अशोक चौहान जी फाइनल कमेंट। चलो अच्छी बात है, बीजेपी भी क्लियर जीत रही है, इधर सुरजेवाला जी भी जीत रहे हैं, और भाई बलराम की भी पार्टी जीत रही है, और प्रदीप की भी जीत रही है। नाम एक का ही आना है, नाम तो एक का ही आना है ना, अरे होना है। पर फिर भी देखो कितना ये लोग हैं, कितने आश्वस्त हैं, ये इनके जो है बुद्धिमत्ता और इनके जो अपना जिनके हौसला, और ये पॉजिटिविटी जरूरी भी है। यस, इनकी पकड़ है, ये समझ, कौशिक जी भी समझ रहे, भाई यादव जी भी समझ रहे, और दोनों भाई ये भी समझ रहे कि ये है कि मतदाता पे इनकी पकड़ है। अब पकड़ है तो भाई मैं भी मान लूंगा है, पर पकड़ का असली तो पता तभी चलेगा जब क्या नाम अपना काउंटिंग हो जाएगी, और इसके बाद में होगा जब परिणाम सामने होगा, जब परिणाम सामने होगा। पर इससे पहले यही कहूंगा, आपस में देखो ये चुनाव आ जाते चले जाएंगे, शायद हो सकता है कि अभी जैसे आपने बोला था कि सेमीफाइनल, और है भी सेमीफाइनल ही है। बिल्कुल, इस चुनाव के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, भाजपा का भी और अपोजिशन का भी। अगर ये कहीं कुछ हो जाता है तो हिसाब से जो है अपना जो हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ भी हो जाए, अगर कुछ हो जाए। एक और बात बताना, इनका तो इतिहास ही बुरा, वहाँ पे कभी बीजेपी का खाता ही नहीं खुला, तो किस बात की उम्मीद कर रहे हैं? चलिए यादव जी हो गया। चलिए सभी यहाँ पर क्लियर जीतने का दावा कर रहे हैं, और जनता भी चाहती है कि जिस तरह से ये लोग पहुंच रहे हैं उनके बीच में विकास के नए नए आयामों की बात को लेकर, वो विकास करने वाले लोग वहां पर चुनकर आए, जीत कर आए। क्या होगा ये देखने लायक होगा, लेकिन इतना तो तय है कि बेचैनी और बेताबी इन तमाम राजनीतिक दलों में और उन नेताओं में जो लगातार मंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और वोट अपील कर रहे हैं, वो साफ दिख रही है। इसे पहुंचाते रहेंगे, पल पल की अपडेट के साथ बने रहेंगे। फिलहाल यहीं रुकना होगा। नमस्कार।